हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रविकांत पाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12th के फिजिक्स का है। चैप्टर का नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियस थ्योरम। इस चैप्टर से संबंधित कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लेके आए हम लोग। चित्र के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का दिया है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग दिया है। वर्ग के केंद्र से, ये केंद्र हो गया इसका, केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या? तो चित्र में ये वर्ग दिया है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आवेश रखा गया Q प्लस 10 माइक्रोकूलम। इस आवेश से के कारण इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो? तो इसमें इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, तो उसमें जब बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे इस बिंदु से होकर जाने वाला, तो इस वर्ग के चारों तरफ एक घन की आकृति का निर्माण होगा। तो उस घन का एक फलक ये वर्ग का ये क्षेत्रफल होगा। तो 6 फलकों से, घन के किसी 6 फलकों से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इतना होगा। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होगा Q/ε0। लेकिन उसमें वर्ग एक फलक की भांति व्यवहार करेगा या एक फलक के रूप में रहेगा। तो इस पृष्ठ से या इस वर्ग से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, इसका 1/6 हो जाएगा। मान लीजिए कि वह विद्युत फ्लक्स फाई डैश है, तो फाई डैश बराबर होगा Q/ε0, इसका 1/6 कर देंगे। अब इसको मान रख देंगे, इसमें 1/6 गुणे Q का मान हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते -6। ε0 का मान 8.85 गुणे 10 घाते -12। इसको हल किया जाएगा तो इसका मान आएगा 1.883 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसका मान लगभग 2 के निकट है, तो इसको लिख सकते हैं 2.0 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे। अब ये पूरे 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलकों से कुल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना होगा। लेकिन वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है हमको। तो वो 5 डैश होगा, तो 6 का मिला के इतना है, तो 1 का होगा 1/6 हो जाएगा। इस तरह से मान रख के हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। पहला इसमें सवाल पूछ रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। दूसरा, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है। इसमें 2.4 मीटर व्यास दिया है, इसका मतलब उसकी त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 2.4/2 हो जाएगा, यानी 1.2 मीटर हो जाएगा। अब उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें पहला सवाल हम लोग को लगाना है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा बराबर होता है Q/A। यहाँ से
क्यू का मान निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे सिग्मा इंटू ए का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल उसका हो जाएगा। यहाँ पर मान रख देंगे सिग्मा का मान है 80 माइक्रोकुलाम यानी 10⁻⁻6 हो जाएगा। फिर पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे जो आवेश का मान आएगा 1.45 गुणे 10⁻³ 1 कुलाम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल बी वाला, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। अब इसमें मान रख देंगे Q का मान 1.45 गुणे 10⁻³ बटे ε0 का मान रख देंगे 8.85 गुणे 10⁻12। इसको हल करेंगे तो इसका मान हल करने पर आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁸ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17.0 गुणे 10⁻22 गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें पहला सवाल ये पूछ रहा है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा सी प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिकलन कीजिए। इसमें मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं। अब इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह विपरीत है, तो इससे स्पष्ट है कि एक धन आवेश होगा, एक ऋण आवेशित होगी। दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर हैं और निकट है। तो इनके जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका मान दिया है, सिग्मा का मान दिया है 17.0 गुणे 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें पहला सवाल पूछ रहा है कि पहली प्लेट के बाहर क्षेत्र में, जो पहली प्लेट है इसके बाहर मान लीजिए कोई बिंदु P है, यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या होगा कि जो धन आवेशित प्लेट है इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह प्लेट से दूर की ओर होगी। मान लीजिए उसका मान E1 है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 इस तरह से होगी। और जो ऋण आवेशित प्लेट है उससे प्लेट की ओर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस तरह से उसकी दिशा इस तरह इधर दिखा देंगे, ये E2 हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि प्लेट एक के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो तीव्रता E1 का मान हो जाएगा σ/2ε0। इसी तरह से प्लेट दूसरे के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगा। E2 का मान भी उतना आएगा σ/2ε0, क्योंकि यह दूरी पर निर्भर नहीं करती, इसका मान नियतांक होता है। तो इस तरह से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, इसलिए बिंदु P पर
परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। इसमें मान रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मान बराबर है, घट के शून्य हो जाएगा। इस तरह से पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान शून्य होगा। फिर इसके बाद दूसरा सवाल इसमें लगाएंगे बी वाला। बी वाला यहाँ पर लगा लेंगे कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो दूसरी प्लेट है, इसका बाह्य क्षेत्र इधर है, तो मान लीजिए कोई बाह्य क्षेत्र में बिंदु P डैश है, यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले प्लेट के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा दूर की ओर होगी, E1 कर देंगे इस तरह से। और ये जो दूसरी प्लेट है ऋण आवेशित है, इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो E2 होगी वह उसका मान प्लेट की ओर, दोनों विपरीत दिशा में है। इस तरह से P पर जो परिणामी वैद्युत P डैश पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E होगी, उसका मान भी E1 माइनस E2 होगा। तो उसका E1 और E2 का मान निकाल चुके हैं हम लोग। इस तरह से इसका मान रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान भी शून्य आ जाएगा। यानी दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसके बाद सी वाला प्रश्न आते हैं तीसरा। प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र E का परिकलन कीजिए। मान लीजिए प्लेट के बीच में कोई बिंदु है Q है, इस पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोनों प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखिए इस तरह से होगी कि धन आवेश से दूर की ओर होगी, E1 की दिशा इस तरह से होगी, और इसके कारण जो E2 होगा उसकी भी दिशा प्लेट की ओर होगी। यानी इस तरह से देखा जाएगा बिंदु Q पर दोनों प्लेटों का जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो एक ही है, उनका परिणामी क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगा, उनका योगफल हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं कि बिंदु Q पर क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। इसमें मान रख देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मान बराबर है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये मान रख देंगे, सिग्मा का मान है 17.0 गुणे 10 घाती माइनस 22। एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 8.85 गुणे 10 घाती माइनस 12। इसको हल करेंगे, इसका मान आता है हल करने पर 1.902 गुणे 10 घाती माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से इसको हल करते हैं। तो दोनों प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, और दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको हल करने पर इतना है। इसमें अगला प्रश्न है, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम के नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। इसमें G का मान दिया है गुरुत्वीय त्वरण 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा दिया 1.60 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। अब इसमें देखिए क्या होता है कि मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में एक वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान दिया है, एक जल की बूंद है, तेल की बूंद है,
इस पर जो आवेश का मान है 12 इलेक्ट्रॉन अधिक के बराबर है, यानी 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इस पर ऋण आवेश रहेगा, माइनस क्यू का मान हो जाएगा -12E हो जाए। इसको हल करेंगे, 12E का मान यहां से रख देंगे, उतने कूलाम आवेश इस पर आ जाएगा। अब ये एक वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह ऊपर की तरफ है। मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ई है, तो ये ऋण आवेशित है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत मानेंगे। तो ऋण आवेश है तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वैद्युत क्षेत्र के कारण, उसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी। एफ का मान निकाल रख सकते हैं Q इंटू ई, यहाँ Q इस पर आवेश की मात्रा और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बल ऊपर लग रहा है, तो ये जो भार होगा इसका mg वो नीचे की ओर होगा। तो इसी को यह संतुलित करेगा, दोनों बल बराबर हो जाएंगे तभी ये स्थिर अवस्था में रह सकता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो भार है mg बराबर लिख सकते हैं Q इंटू ई लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो यम है जल की बूंद का द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन इसका आ जाएगा गोलाकार आकृति का है तो 4/3 पाई r क्यू इंटू घनत्व तो इसका रो हो जाएगा इंटू जी बराबर Q इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, r³ का मान आएगा 3QE बटे 4 पाई रो जी हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 3Q का मान होगा 12, E इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19, ई का मान है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2.55 गुणे 10 घाते 4। इसके नीचे रखेंगे 4 पाई का मान है 3.14 गुणे रो, घनत्व का मान दिए है 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। जी का मान है 9.81। अब इसको हल करेंगे तो यहां से R बराबर आ जाता है, हल करने पर 0.981 गुणे 10 घाते -6 मीटर, या इसको R बराबर मिलीमीटर में बदल देते हैं, आ जाता है 9.81 गुणे 10 घाते -4 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में ही आता है, ये मिलीमीटर में आ जाता है। तो तेल की बूंद की त्रिज्या 9.81 गुणे 10 घाते -4 मिलीमीटर। तो ये रहा एनसीईआरटी क्वेश्चन, इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब इसकी सहायता से अन्य क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, अब नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।